नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें देखिए, कौन सी लाइन बतानी है? ग्रेटर द कहाँ, ग्रेटर द बीओडी ऑफ दिस वाटर मोर। देखिए बीओडी जिस वाटर की ज्यादा होगी वो वाटर ज्यादा पॉल्यूशन होगा। समझ में नहीं आया था आपको? मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, इस वाटर में पॉल्यूशन अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है? इसमें नहीं, बीओडी तो बात की चीज है। अगर पॉल्यूशन ज्यादा है इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। पानी साफ नहीं है और कचरा ज्यादा है। कचरा क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, माइक्रोब भी है इसमें, है। तो इसकी आप कहेंगे कि जो माइक्रोब है वो यही ऑर्गेनिक मैटर को तो खा करके खत्म करते हैं। तो ये माइक्रोब को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है। उसको खत्म करने के लिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के ये कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो बीओडी क्या होगी? हाई। जैसे जैसे पानी साफ होता जाएगा, जैसे जैसे माइक्रोब की संख्या बढ़ेगी, ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे क्या होगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यही तो किया जाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो जब माइक्रोब का ज्यादा हो जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाए, कचरा साफ हो जाएगा, तो बीओडी घट जाएगा क्योंकि अब ये माइक्रोब जो है ऑक्सीजन की डिमांड कम करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया? कम। जितना ज्यादा कचरा उतनी ही डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है, देखिए अगला जो टॉपिक है वो है माइक्रोब्स एज द बायो कंट्रोल एजेंट। टॉपिक दिया हुआ है माइक्रोब्स। इसको समझने के पहले एक चीज समझ लीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक खेती जो है, ठीक है, अभी ये समझा देते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब समझते हैं जैविक खेती इसको बोलते हैं, बिना केमिकल के वाली खेती। इसमें केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड मिलाए जाते हैं, उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर मिलाए जाते हैं, वो यहाँ सब नहीं होंगे। केमिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर विदाउट यूज ऑफ केमिकल, यूज ऑफ केमिकल्स, बिना केमिकल के यूज करे कोई एग्रीकल्चर खेती की जा रही है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, कैसे की जाती है? तो इसमें हम केमिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे, कीड़े को मारना है, बायो पेस्टिसाइड। ठीक है, केमिकल पेस्टिसाइड नहीं मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? बायो पेस्टिसाइड मिलाएंगे। ठीक है, फर्टिलिटी बढ़ानी है तो बायो फर्टिलाइजर मिलाएंगे। जैव उर्वरक जिसको बोलते हैं, ये जैव कीटनाशक है और ये क्या है? जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। समझ में आया? एक तो आप इसका यूज करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? दूसरा तरीका इसमें यह है कि जो कंपोस्ट मिलाई जाती है ना, खाद जो गोबर की होती है उससे खेती करना, वो भी ऑर्गेनिक खेती है, उसमें केमिकल नहीं यूज किया जा रहा है। एक होता है हरी खाद और एक होता है कंपोस्ट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपोस्ट जो बनता है वो कैसे बनता है? पेड़ पौधों का अपशिष्ट पदार्थ, पेड़ पौधा मर गया, उसको ले जाकर के सड़ा दिए, इसके बाद में गोबर है, ठीक है, उससे जो खाद बन रही है। और एक होता है हरी खाद। हरी खाद जो होती है वो केवल और केवल प्लांट्स से बनती है, प्लांट्स की लीफ है, प्लांट्स के शरीर के पार्ट्स हो गया। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है? तो इस चीज से आप जैविक खेती करेंगे और दूसरा कैसे करेंगे? बाय ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर जो हरी खाद है, एंड कंपोस्ट। ठीक है, इसको अप्लाई करा करके क्या कर सकते हैं? ये ज्यादा चीप पड़ता है, ये सस्ता है। ठीक है, ये तो आपके महंगे आते हैं। जो जैव उर्वरक आता है और बायो पेस्टिसाइड जो आता है बड़ा महंगा पड़ता है, सबका अफोर्ड नहीं होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये क्या है? ये तो नेचुरली बहुत बना सकते हैं इसको। और तीसरा है बायो क्रॉप रोटेशन। बाय क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन समझते हैं? फल चक्रण जिसको बोलते हैं हिंदी में, फल चक्रण। एक बार आपने दाल वाला पौधा उगाया खेत में, उसके बाद उसकी फसल काट ली तो उसके
कुछ फली वगैरह गिर जाएंगी वहीं, या तो और उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि दाल की जहां खेती होती है तो राइजोबियम बैक्टीरिया उनकी रूट्स में रहता है, फर्टिलिटी बढ़ा देता है, नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में बढ़ जाएगा। उसके बाद आप दूसरी खेती करिए, उसमें दूसरी फसल लगाइए, फिर लेग्यूम्स को लगाइए, फिर दूसरी लगाइए। फल चक्रण का मतलब होता है हमेशा एक जैसी फसल जब लगाएंगे ना तो नुकसान ये होगा कि जैसे चावल की खेती किए जा रहे हैं बराबर, तो चावल का पौधा जो होता है वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को जमीन से खींचेगा कि नहीं खींचेगा। ठीक है, आपने दूसरा पौधा लगा दिया तो उसके न्यूट्रिएंट्स कुछ और होंगे, तो न्यूट्रिएंट की कमी ना होने पाए इसके लिए हम रोटेट करा के खेती कराते हैं, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को ग्रो कराते हैं ताकि न्यूट्रिएंट की कमी ज्यादा ना होने पाए। ये 3 तरीके से आप कर सकते हैं ऑर्गेनिक खेती। ठीक, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या फायदा है, एडवांटेज समझ लीजिए, इसका फायदा क्या है। पहला फायदा तो ये होता है कि हमको केमिकल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन केमिकल्स, इसमें केमिकल्स पर निर्भरता क्या हो जाती है, खत्म। और केमिकल्स क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, हानिकारक हैं। ये क्या है, टॉक्सिक होते हैं। दूसरा क्या फायदा है ऑर्गेनिक खेती का, पैदावार ज्यादा होती है। ठीक है, फर्टिलिटी क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आया, क्योंकि जो देखिए जो कीटनाशक हम लोग या जो केमिकल फर्टिलाइजर मिलाते हैं इससे सॉइल की फर्टिलिटी उतनी नहीं बढ़ती है जितनी इनसे बढ़ती है। ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और क्या फायदा मिलेगा बताते जाएंगे, और क्या एडवांटेज है। बताइए कोई सोच करके। हाँ, इकोसिस्टम बैलेंस रहता है, डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि अगर आप कीड़े को मारने के लिए दवा का स्प्रे कर रहे हैं तो वो दवा क्या करती है, सभी को मार देती है, हर प्रकार के कीड़े को। ठीक है, समझ में आया, सबको नुकसान करेगा। लेकिन जब हम बायोपेस्टिसाइड जैव कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो वो पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही मारेगा, तो इससे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन, बायोडाइवर्सिटी समझते हैं जैव विविधता। आप कीटनाशक मिला रहे हैं, अप्लाई कर दिया फील्ड में, छिड़क दिया, मैक्सिमम किल हो जाएंगे सब। ठीक है, समझ में आ रहा है, वो इंसेक्ट सबको इंसेक्ट को लगभग मार देगा वो, लेकिन जैव कीटनाशक एक से पर्टिकुलर इंसेक्ट ही मरता है, तो इससे क्या है, इंसेक्ट की वैरायटी मेंटेन भी रहती है। नहीं तो पता लगा सबके सब साफ हो जाते हैं। तो जब जैव विविधता मेंटेन रहेगी तो इसका एक फायदा मिलेगा कि इकोसिस्टम जो होता है वो बैलेंस में रहता है। अगर इस धरती से कोई भी जीव खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से तो नुकसान ये होगा कि उस जीव पर जो निर्भर है, जैसे सोचिए अगर क्रॉप खत्म हो जाए तो स्नेक मर जाएंगे कि नहीं, स्नेक क्या खाएंगे। ठीक है, तो हर जीव का अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, स्नेक खत्म हो जाएंगे, स्नेक खत्म हो जाएंगे, और फ्रॉग जिसको खाता है ग्रासोपर को, तो ग्रासोपर बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि उनको खाने वाले कोई नहीं रहेंगे, फ्रॉग तो खत्म हो गए। ठीक, तो हर जीव का इंपॉर्टेंस है, इसलिए हर जीव जो है मतलब कोई भी जीव पूरी तरीके से इस धरती से खत्म नहीं होना चाहिए। तो केमिकल पेस्टिसाइड यही करते हैं, वो जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा हद तक नुकसान पहुंचा देते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इससे बायोडाइवर्सिटी क्या रहती है, मेंटेन, बायोडाइवर्सिटी रिमेन मेंटेन रहेगा, मेंटेन रहती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और जब बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो क्या रहेगा, बैलेंस में, संतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में रहेगा। ठीक है, इकोसिस्टम क्या रहेगा, इकोसिस्टम बैलेंस में रहेगा। ठीक है, ये आपके इसके कुछ एडवांटेज हो गए। एक फायदा देखिए और है इसमें,
एक बेनिफिट और है, आप देखते होंगे कि अगर जो है गोबर वाली खाद मिला दीजिए और एक केमिकल वाली खाद मिला दीजिए, ठीक, नमी किसमें ज्यादा मेंटेन रहेगा? नमी, मॉइस्चर गोबर से। ये जो है ग्रीन मैन्योर या कंपोस्ट है या जो बायो फर्टिलाइजर है, इनको मिलाने से क्या होता है कि सॉइल का मॉइस्चर बरकरार रहता है, ठीक है। तो एक मेंटेन लिख लीजिएगा, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट क्या है? मेंटेन रहेगा, ठीक है। नुकसान क्या है इसका? ड्रॉबैक क्या बताएंगे? ड्रॉबैक, तो इसका नुकसान ये है कि ये थोड़ा सा महंगे पड़ते हैं। आप खाद लेने जाइए, यूरिया डाया सस्ती मिल जाएगी, और जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैकेट में आते हैं महंगे आते हैं, ठीक है, कॉस्टली है थोड़ा सा। ये समझ में आया? तो इसका मैं हटा दें, इसको हो गया ना। ड्रॉबैक देखिए, ड्रॉबैक्स का मतलब कॉस्टली है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं? कॉस्टली, ठीक। दूसरा नुकसान क्या है इसमें? एक चीज और, हाँ कुछ कह रहे हैं क्या? एक चीज और ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या है कि जीवों की जानकारी होनी चाहिए। बायो फर्टिलाइजर जब लिए जाते हैं या बायो पेस्टिसाइड मार्केट से लिए जाते हैं, तो आपको कहाँ मिलाना है? जैसे आगे पढ़ेंगे बुक में जो टॉपिक चल रहा है उसी में ये बताया गया है कि अगर आप कैटरपिलर लार्वा को मारना चाहते हैं तो आप बीटी बैक्टीरिया का स्पोर मार्केट में आता है पैकेट में, सैशे में, उसको लाइए, पानी में भिगोइए और स्प्रे मार दीजिए। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, या जहां से ला रहे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि ये हम बायो पेस्टिसाइड जो जैव कीटनाशक ले जा रहे हैं किस पर अप्लाई कराएंगे, किस तरीके के कीड़े मारेंगे। सब नहीं मरेंगे उससे, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट से मरेगा, समझ में आया? तो इसमें थोड़ा सा नॉलेज भी जानकारी, नॉलेज भी होना चाहिए, इंसेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है, उनको कौन से कीड़े प्रभावित कर सकते हैं, ये जानकारी जब होगी तब उस किस्म का आप बायो पेस्टिसाइड या बायो फर्टिलाइजर मार्केट से परचेज करके अप्लाई कर सकेंगे। बाकी क्या है, बाकी जो कीटनाशक आते हैं उनको तो आंख बंद करके स्प्रे मार दीजिए, सबके सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है कि नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज अबाउट, किसके बारे में होना चाहिए? इंसेक्ट के नॉलेज होनी चाहिए, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और फील्ड में कौन कौन सी वैरायटी के इंसेक्ट हो सकते हैं, ये सब। और तीसरा नुकसान ये है कि लोगों को जागरूकता की कमी है, लोग जागरूक नहीं है। जैविक खेती के बारे में अभी सारे किसान जागरूक नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए जिस किसान के पास टाइम नहीं होता है ज्यादा, जो खेती को थोड़ा सा जल्दी करना चाहता है, आज के समय मार्केट में जो सब्जियां आ रही हैं इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया, लौकी को बड़ा कर लिया उठा करके, नुकसान है ना, केमिकल है कि नहीं है, ठीक है। और जो है फर्टिलाइजर खाद खरीद लाए दुकान से, छिड़क दिया, इतना टाइम नहीं है ना, ठीक। पैदावार कम समय में ज्यादा पैदावार चाहने के चक्कर में वो गड़बड़ा ये देते हैं कि केमिकल्स का यूज कर लेते हैं, क्योंकि केमिकल का यूज करने से, थोड़ा सा केमिकल मिलाएंगे पैदावार आपकी अच्छी हो जाएगी थोड़े से केमिकल से, लेकिन वो बाद में नुकसान भी करेगा ना वो, ठीक है। तो जिसके पास टाइम नहीं है वो क्या है, वो केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कर लेते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर है, ठीक। तो इसका एक नुकसान ये भी है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, महंगा तो है लेकिन जागरूकता की भी कमी है ना, ठीक है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस इन पीपल्स, ठीक, ये इसके ड्रॉबैक हैं। अब जो टॉपिक पर आ जाइए, अब जो टॉपिक पर, ठीक है, टॉपिक क्या है? माइक्रोब्स एज द बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक। पहले समझिए बायो कंट्रोल एजेंट क्या हैं।
ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट किसको बोलते हैं? तो बायो कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। किसका नियंत्रण कर रहे हैं? कीड़े मकोड़ों का, पेस्ट का, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। कौन कौन नुकसान पहुंचाता है क्रॉप को? फसल को इंसेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को माइक्रोब्स नुकसान पहुंचाते हैं, फंगस नुकसान पहुंचाता है, फंगल डिजीज होती है, माइक्रोब्स होती हैं, और इंसेक्ट जो है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब के सब क्या हो सकते हैं? पेस्ट। इनको क्या बोलते हैं? पेस्ट। ठीक है। तो पेस्ट को मारने के लिए जो हम तरीके अपनाएंगे वो क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट है। ठीक है। इसमें हम कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण के लिए, कीटों का नियंत्रण करने के लिए क्या चीज यूज करेंगे? केमिकल नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे किसी लिविंग सिस्टम को, बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज करेंगे। और बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है वो आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है। तो बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है? यूज ऑफ लिविंग सिस्टम। बायो का मतलब ही लिविंग को यूज करके दूसरे लिविंग को मारा जा रहा है। ठीक है। यूज ऑफ लिविंग सिस्टम या ऑर्गेनिज्म को यूज करके। आप लिविंग सिस्टम में क्या बोलेंगे? यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म को यूज किया जा रहा है तो कंट्रोल किसके लिए? पेस्ट को नियंत्रण करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? लिविंग सिस्टम या ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। जैसे इंसेक्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म है, और बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो छोटा ऑर्गेनिज्म है। समझ में आया? ठीक। अब देखिए, जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं ये किसी भी, या एक चीज समझिए, बायो कंट्रोल एजेंट हैं, इनको इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? इसमें हम लोग जैव कीटनाशक पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगले टॉपिक में पढ़ना है जैव उर्वरक। ये पहला जो टॉपिक समझाया है ये जैव कीटनाशक है। ठीक है। तो बायो कंट्रोल एजेंट में हम लोग क्या यूज करेंगे? बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड का मतलब समझते हैं? पेस्टिसाइड का मतलब क्या है? पेस्ट को मारने वाली वो चीजें, जिस चीज से पेस्ट मर जाएंगे वो पेस्टिसाइड। लेकिन हम किससे मार रहे हैं? लिविंग सिस्टम से मार रहे हैं, तो बायोपेस्टिसाइड है। ठीक। तो बायोपेस्टिसाइड जो होते हैं, क्योंकि पहले हम लोग क्या यूज करते थे? केमिकल पेस्टिसाइड। आगे वो सब समझाया गया है कि केमिकल पेस्टिसाइड से नुकसान होता है, मनुष्य को नुकसान तो नहीं, मनुष्य को भी नुकसान होता है, साथ में पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। आज सोचिए, वैसे केमिकल पेस्टिसाइड जब छिड़का जाएगा तो उससे कीड़े तो मर जाएंगे, लेकिन जब मिट्टी में जब वो पेस्टिसाइड जाएगा, ठीक है, बारिश होगी तो प्लांट से कहां जाएगा? सॉइल, तो सॉइल में पॉल्यूशन होगा, और फिर वो सॉइल बहकर के नदियों में जाएगी तो वाटर पॉल्यूशन, और उन सब्जियों को हम लोग खा रहे हैं तो ह्यूमन में डिजीज हो जाएगी, ह्यूमन में समस्या क्रिएट हो जाएगी। सबके लिए नुकसानदायक है, ह्यूमन के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ एक चीज और समझ लीजिए। पहले समझिए केमिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड क्या नुकसान है इनका? ठीक है। फायदा तो ज्यादा नहीं है, इनका नुकसान है। नुकसान क्या है? मैं यहाँ ड्रॉबैक लिख रहा हूं। ड्रॉबैक्स में पहला क्या है? ये किल करेंगे। देखिए, पहला है हार्म, नुकसान करता है, हार्म टू ह्यूमन के साथ साथ एनवायरमेंट को भी क्या करेगा? ये पॉल्यूट करेगा। ठीक है, मतलब पॉल्यूशन होगा इससे। एक नुकसान तो केमिकल पेस्टिसाइड का ये हो गया। दूसरा नुकसान क्या है? केमिकल पेस्टिसाइड टारगेट ऑर्गेनिज्म को भी और नॉन टारगेट दोनों को किल करता है। टारगेट का मतलब समझ रहे हैं? आप जिसको मारना चाह रहे हैं उसके लिए उसको तो मारेगा ही, साथ में जिसको नहीं मारना चाह रहे हैं उसको भी किल। ठीक है, तो किल करेगा, किल टारगेट एंड नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, सबको मार देगा ये। समस्या क्या आएगी फिर इससे? समस्या ये आएगी, इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी घट जाएगी। भाई जिसको मारना है वो तो मरे, ठीक है, बाकी सबको मुक्किल हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी।
जिससे इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। और एक सबसे बड़ा नुकसान इसका यह है कि ये पेस्ट को पूरी तरीके से मार देते हैं। एक चीज ध्यान सुन लीजिए कि कभी भी किसी भी पेस्ट को पूरी तरीके से मारना नहीं चाहिए, ठीक है, लाइन पढ़ लीजिएगा। किसी भी पेस्ट को पूरी तरीके से धरती से, मतलब पूरी तरीके से नहीं मारना। अगर पूरी तरीके से खत्म कर देंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। अभी जो मैंने एग्जांपल समझाया कि कोई भी पेस्ट अगर पूरा एलिमिनेट करा दिया जाए तो नुकसान ये होगा, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। फूड चेन समझते हैं ना, खास श्रृंखला। हर जीव कोई किसी ना किसी पर निर्भर है, तो किसी भी पेस्ट को, किसी इंसेक्ट को पूरी तरीके से खत्म नहीं करना है। ये इनका नुकसान ये कि कंप्लीटली इरेडिएट कर देते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। तो अगला नुकसान क्या है, ये कंप्लीटली इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब सफाया कर देते हैं, खात्मा कर देते हैं। किसका? तो पेस्ट का, पूरी तरीके से, जो कि जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बायोपेस्टिसाइड जो यूज किया जाता है उसका कुछ फायदा देख लीजिए, वो क्या करता है, समझ में आया? फिर मैं आपको भी बुक रीड करा दूंगा कहीं का। देखिए, जो बायोपेस्टिसाइड हैं, बायोपेस्टिसाइड्स ये क्या करते हैं? ये केवल टारगेट को मारते हैं, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे, हर कीटनाशक, जैव कीटनाशक एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही किल करेगा, ये पेस्ट को मारेगा, सबको नहीं, ठीक है। किल ओनली टारगेट पेस्ट, जिसके लिए आप इन पे अप्लाई करा रहे हैं उसी को ये किल करेंगे, ठीक है। समझ में आया? जैसे बीटी बैक्टीरिया किसको किल करेगा? कैटरपिलर लार्वा को ही किल करेगा। दूसरा क्या है, बायोपेस्टिसाइड पेस्ट को एक मैनेजेबल लेवल पर रखते हैं। मैनेजेबल लेवल समझते हैं? पेस्ट को पूरी तरीके से नहीं खत्म करना चाहिए, उनको उतना मारिए कि वो जो है, मतलब जहां तक जो है आपका काम चल जाए, तो क्या पूरी तरीके से खत्म नहीं करना चाहिए पेस्ट को, क्योंकि फूड सिस्टम क्या हो जाएगा, फूड चेन डिस्टर्ब। यहां पर एक लाइन लिखिएगा, ये कीप मतलब रखते हैं, कीप पेस्ट को रखते हैं एट मैनेजेबल लेवल। पेस्ट को पूरी तरीके से नहीं मारते हैं, कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं करते हैं। लिखेंगे, डू नॉट इरेडिकेट पेस्ट कंप्लीटली। पूरी तरीके से पेस्ट को खत्म नहीं करेंगे, ये खत्म कर देंगे तो फिर इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो एक सर्टेन लेवल तक पेस्ट को खत्म कर देते हैं, क्योंकि वही जरूरी भी होता है। और अगला फायदा ये क्या है, ना तो ये किसी भी तरीके का पॉल्यूशन इनसे क्रिएट नहीं होगा, ना तो ह्यूमन को नुकसान करेंगे, ठीक है, और ना ही इकोसिस्टम को या सॉइल में पॉल्यूशन कराएंगे। नो पॉल्यूशन, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं है। अब एक चीज और समझिए जो क्वेश्चन में आ सकता है, वो ये है कि बायो कंट्रोल एजेंट जो है, आप समझ गए हैं इसमें होगा क्या, लिविंग सिस्टम में ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारेगा, ठीक है। कितने तरीके से मारेगा? मारने के दो तरीके हैं, या तो वो ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा ले, जैसे आपको एग्जांपल समझाया गया है लेडी बर्ड का, ड्रैगन फ्लाई का, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई और लेडी बर्ड ये दूसरे इंसेक्ट को क्या करते हैं? खाते हैं। भाई कैसे खत्म करेंगे? खा करके। तो जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है उसको बोलते हैं प्रीडेशन, समझते ना, प्रीडेशन बोलते हैं, ठीक। और आगे समझाया गया है बीटी बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, वो खाता नहीं है, वो इंसेक्ट को कैसे मारेगा? इंसेक्ट की बॉडी में टॉक्सिन जाएगा, वहां जाकर के उसमें होल कर देगा, अपने आप को मर जाएगा, ठीक है। तो सबको मारने का तरीका निकल गया। लेकिन ज्यादातर बायो कंट्रोल एजेंट किस पर बेस्ड हैं? दे आर बेस्ड ऑन द प्रीडेशन। ये लाइन लिखा है, किस पर बेस्ड होता है? प्रीडेशन।
ठीक है, एक जीव दूसरे को खाएगा। समझ में आ रहा है? यहां लिख लीजिएगा कि जनरली बायो कंट्रोल एजेंट्स बेस्ड ऑन किस पर आधारित हैं? बेस्ड ऑन प्रीडेशन, वो प्रीडेशन पर आधारित होते हैं। ठीक है, देखिए कहाँ गया वो लाइन इसमें। और थोड़ा सा फिर बुक से आप समझ लीजिए लाइनों को। जो पहला पैराग्राफ समझ लीजिए, जहां लिखा माइक्रोब्स एज द बायो कंट्रोल एजेंट लिखा है, जो मैंने कुछ चीजें समझा दी हैं, जो जहां थोड़ा सा समस्या वो आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूं। एक आपको लिखा है हेडिंग बायो कंट्रोल ऑफ द पेस्ट एंड डिजीज, ये लाइन मिला। उसमें तीसरी लाइन पढ़िए, की बिलीव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। बड़ा कठिन लाइन लिखता है बुक में, समझ में नहीं आएगा इस लाइन, बाकी आप सब समझ जाएंगे, मैंने सब बता दिया है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, समझ करके अपने लैंग्वेज में कहीं लिख लीजिए। ये लिखा है की बिलीव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं, जो जैविक खेती करते हैं किसान, उनका एक मतलब विश्वास होता है। बिलीव का मतलब विश्वास होता है उनके अंदर। ठीक है, वो एक चीज को मानते हैं, क्या मानते हैं? दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, इस लाइन पे लिखिएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक जो फार्मर्स हैं, वो क्या बिलीव करते हैं? बिलीव दैट बायोडाइवर्सिटी, ये स्टेटमेंट में सब आ सकता है, नहीं चलता है। दैट बायोडाइवर्सिटी आगे टर्म यूज किया गया है फर्दर हेल्थ, छोटा सा ही है, इतने का मतलब समझना है, FURTHERS फर्दर्स हेल्थ, यही इतना नहीं समझ में आता है। बताएंगे इतने का मीनिंग? मैं थोड़े से में लिख दिया है। देखिए, फर्दर का मतलब होता है आगे। कोई भी चीज जब आगे आती है तो उसको बोलते हैं फर्दर, आगे वाली। बायोडाइवर्सिटी से फर्दर क्या होगा? हेल्थ होगी। अब हेल्थ को ये नहीं बता रहा क्या होगा, बिगड़ेगा कि सही होगा, तो हेल्थ बेटर होती है। आप अपने अंडरस्टूड को लिख लीजिए, हेल्थ क्या होती है? बेटर, अच्छी हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी अगर जैव विविधता ज्यादा है, मतलब इस धरती पर बहुत सारी वैरायटी के प्लांट एनिमल जीव हैं, जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी उतना ही ह्यूमन को भी तो फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैसे? नहीं, देखिए, कोई भी जीव इस धरती से खत्म हो जाएगा या कम हो जाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे ऊपर भी आएगा। ठीक है, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि फ्रॉग की संख्या जब घटेगी या कम हो जाएगी, खत्म कर दीजिए तो ग्रासहोपर बढ़ेंगे तो हमारे ऊपर क्या फर्क आएगा? फर्क किया है, ग्रासहोपर सारी फसल काटे खत्म कर देंगे तो हम क्या खाएंगे फिर? ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आएगा ना। तो जैव विविधता बहुत अच्छी चीज है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, और उससे और एक चीज, जितना ज्यादा वैरायटी के प्लांट रहेंगे उतनी ही हेल्थ भी तो अच्छी रहेगी, हमारे पास नहीं रहेगी। हम उतने वैरायटी के फूड हमको अवेलेबल मिल जाएंगे। भाई बायोडाइवर्सिटी घटेगी तो प्लांट की संख्या घटेगी, प्लांट की वैरायटी घटेगी तो हमारा भोजन भी तो घटेगा कि नहीं घटेगा? हमारे स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो बायोडाइवर्सिटी से हेल्थ क्या रहती है? मेंटेन रहती है। तो ऑर्गेनिक केमिकल पेस्टिसाइड का यही नुकसान है कि केमिकल पेस्टिसाइड अप्लाई करने पर डाइवर्सिटी घट जाती है, और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से क्या होता है? डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। कीड़े जितने भी जीव हैं, जितने भी पेस्ट हैं, पूरी तरीके से खत्म धरती से नहीं होंगे, इसका फायदा है। भाई सब रहेंगे तभी तो हम भी रहेंगे। ठीक, आगे देखिए, ऑर्गेनिक फार्मर्स वर्क सर्टेन सिस्टम
तो इंक्रीज द समटाइम कॉल्ड द पेस्ट, नॉट इरेडिकेटेड बता दिया, मैनेजेबल लेवल ये भी बता दिया, ठीक है। और कन्वेंशनल प्रैक्टिस यूज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे पेज पर आ जाइए, ठीक। जिसको जहां नहीं समझ में आया बताइएगा। बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाई, देखिए अब एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं? बायो कंट्रोल एजेंट का। तो एग्जाम्पल में है लेडी बर्ड, लेडी बर्ड, ठीक है। लेडी बर्ड ये बर्ड नहीं है, समझ में आया? ये एक इंसेक्ट होता है जिस पर रेड कलर की और व्हाइट कलर की, रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग्स होती हैं। डायग्राम शायद बना नहीं है, ठीक है। रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग होती है, छोटा सा इंसेक्ट होता है। ये किसको खाता है? ये कंज्यूम करेगा, कंज्यूम या किसको किल करेगा? ये किल करता है एफाइड्स को। एफाइड्स क्या हैं? जो माहू जिसको कहते नहीं है, जो पेड़ों का रस चूसते हैं, सैप, पौधों के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जैसे पत्ती है उसको पीसिए तो उसके अंदर से लिक्विड निकलेगा, किसी स्टेम को तोड़िए उसके अंदर से लिक्विड, वो सैप होता है सेल के अंदर, तो सैप को खाते रहते हैं ये एफाइड्स, उनको किल करता है लेडी बर्ड, ठीक है। और एक है ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई ये इंसेक्ट किसको किल करेगा? मॉस्किटो को, मॉस्किटो को किल करेगा, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल, ये दोनों इंसेक्ट हो गए, ये इंसेक्ट हैं। तो एक इंसेक्ट दूसरे को मार रहा है यहाँ, ये बायोपेस्टिसाइड है, ठीक है। दूसरा क्या है इसके बाद में अगला समझाया गया, देखिए कि जो आपका बीटी बैक्टीरिया है, बीटी बैक्टीरिया आपने पढ़ा ना, बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, ये क्या करता है? कैटरपिलर जो लार्वा है, बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। तो ये किल करता है, किल कैटरपिलर, कैटरपिलर लार्वा, ये लार्वा है ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का है, उसको किल करेगा, ठीक। कैसे मारेगा? ये टॉक्सिन बनाएगा और वो टॉक्सिन जब इसके गट में पहुंचेगा तो वहां मिलेगा अल्कलाइन मीडियम और ये टॉक्सिन हो जाएगा एक्टिवेट, और एक्टिवेट होने से गट के एलिमेंट्री कैनाल में छेद बन जाएंगे और इंसेक्ट क्या हो जाएगा? ये लार्वा मर जाएगा। एक चीज और, ये बैक्टीरिया इसका जो टॉक्सिन है या ये बैक्टीरिया सॉरी एडल्ट को नहीं मारेगा। डू नॉट किल द एडल्ट इंसेक्ट, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल लार्वा को ही किल करता है। ये एडल्ट इंसेक्ट को ये बीटी बैक्टीरिया नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है? रीजन क्या है? क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करेगा? टॉक्सिन बनाएगा, ये टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में बनेगा और जब ये टॉक्सिन एडल्ट बटरफ्लाई या एडल्ट इंसेक्ट की गट में जाएगा तो वहां इसके रिसेप्टर नहीं होते हैं, कहां ये बाइंड करेगा? तो जब रिसेप्टर ही नहीं है तो ये टॉक्सिन एज सच पास आउट हो जाएगा, वहां उनको नुकसान नहीं करता है। लिखेंगे डू नॉट किल, बीटी बैक्टीरिया किल नहीं करता है, एडल्ट इंसेक्ट को किल नहीं करेगा, एडल्ट पेस्ट को किल नहीं करेगा, केवल लार्वा को मारता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक। इसके स्पोर मार्केट में सैशे में आते हैं, सैशे का मतलब पाउच में आते हैं, ठीक है। इसके मतलब बैक्टीरिया किस रूप में मिलेगा? स्पोर के रूप में। और एक चीज बताया था मैंने कि ये बैक्टीरिया टॉक्सिन कब बनाता है? हमेशा नहीं बनाता है, बताइए कब बनाता है? बीटी बैक्टीरिया बीटी टॉक्सिन किस स्टेज में बनाता है? स्पोरुलेशन, जब ये अपने स्पोरुलेशन वाली अवस्था में, जैसे पौधे हैं, पौधों के अंदर फूल पत्ती तना ये बना, इसके बाद उनके अंदर फूल आया, ऐसे बैक्टीरिया जो है अपनी लाइफ साइकिल जब चलाते हैं तो एक अवस्था आती है स्पोरुलेशन, वो अपने अंदर स्पोर बना लेते हैं। उस स्पोरुलेशन अवस्था में ही क्या है? टॉक्सिन बनेगा। तो इसके स्पोर आते हैं मार्केट में, ठीक है।
तो बीटी बैक्टीरिया के क्या आते हैं, स्पोर आते हैं सैशे में, उनको क्या करेंगे, पानी में मिक्स कराएंगे, मिक्स इन वाटर, वाटर में घोल लीजिए स्पोर को, इसके बाद स्प्रे कर देंगे किसके ऊपर, तो प्लांट, प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिया जाएगा। ठीक है, किस प्लांट को ये मारेगा, एक लाइन बुक ने लिखा है कि वल्नरेबल, पढ़िए देखिए, स्प्रेड ऑन टू द वल्नरेबल प्लांट्स, किस प्लांट पर आप स्प्रे करेंगे, ऑन वल्नरेबल प्लांट्स। ये क्या है जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बताया है जो ब्रेसिका है, ब्रेसिका मतलब ब्रेसिकेसी एक फैमिली है जिसमें मस्टर्ड आता है, या और जो हमारे पास फ्रूट्स हैं, फलों के पौधे जिनसे फल मिलते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल है ब्रेसिका, ब्रेसिका एंड फ्रूट्स, ये सब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ये समझिए वल्नरेबल प्लांट क्या है, जानते हैं क्या है, अरे भाई इस स्पोर को आप यूज कर रहे हैं, इस बैक्टीरिया को किस लिए यूज कर रहे हैं, किसी कीड़े को मारने के लिए यूज कर रहे हैं ना, और कीड़े को मारने के लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कीड़ा किसी पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम बचा किसको रहे हैं, हम पौधे को बचाना चाह रहे हैं, ठीक है। और जब किसी भी चीज को बचाया जाता है तो क्यों बचाया जाता है भाई, हम इस धरती पर किस चीज को बचाना चाहते हैं, जो कम है। वल्नरेबल का तो मतलब देखा जाए तो हाई रिस्क ऑफ डेंजर होता है, पढ़ेंगे, जैसे टाइगर की पॉपुलेशन घट रही है तो टाइगर वल्नरेबल स्पीसीज में है, गौरैया क्या, उनकी पॉपुलेशन घट रही है, वल्नरेबल है, चिड़ियाघर में उन लोगों को, जानवरों को रख देते हैं, इनकी संख्या धरती से घट रही है, वल्नरेबल स्पीसीज बोलते हैं, जो रिस्क पर है, इस समय कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं। तो यहाँ उसका मतलब ये नहीं है, यहाँ थोड़ा सा मीनिंग जो लिखा है वो ये है कि जो प्लांट आप बचाना चाह रहे हैं उसी प्लांट को क्या बोलते हैं, वल्नरेबल, क्योंकि उसकी संख्या कम होगी। भाई उसकी संख्या क्या है, कम है। अगर सोचिए कि बहुत सारे पौधे हैं आपके पास में, दो चार मर ही गए तो क्या दिक्कत है, वल्नरेबल नहीं है ना। वल्नरेबल तब होता है जब पॉपुलेशन उनकी कम होती है, ठीक है। तो ऐसे पौधों को बचा रहे हैं जो क्या है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है भविष्य में वो खत्म भी हो जाए, वल्नरेबल है, उनके ऊपर हम इनको स्प्रे कराते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत कॉस्टली भी आता है ना, ये बायोलॉजिकल, ये ऑर्गेनिक चीजें हैं तो महंगी तो आएंगी, ठीक। यहाँ तक समझ में आया वल्नरेबल का मतलब, हाईली रिस्की, अगर नहीं समझ में आता लिखिएगा हाईली रिस्की प्लांट, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है या रिस्की प्लांट है। आगे लिखा है कि ये बीटी बैक्टीरिया का जीन, हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि बीटी बैक्टीरिया का जीन निकाल करके कॉटन और ब्रिंजल में ट्रांसफर किया गया है और इनको रेजिस्टेंट बनाया गया है। यहाँ पर क्या, हम स्पोर लेते हैं और स्प्रे कर देते हैं, उससे बढ़िया क्या है, इस बैक्टीरिया का जीन ही निकाल लो और सीधे पौधे में ट्रांसफर कर दो, ये झंझट ही खत्म हो जाए स्प्रे करने वाला, ठीक। तो सारी चीजें समझाई गई हैं। अगला देखिए, अगला जो बायोलॉजिकल मेथड है बायो कंट्रोल का, एक तो आपको ये इंसेक्ट बता दिया, एक बता दिया बैक्टीरिया, एक हो गया इंसेक्ट, एक हो गया बैक्टीरिया। आप समझिए फंजाई, कुछ फंजाई को भी बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। तीसरा नंबर, उसमें कौन सी है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा फंगस है जो कुछ प्लांट के लिए इसको भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज को यूज करेंगे इफेक्टिव अगेंस्ट द सेवरल प्लांट पैथोजन, लिखेंगे किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन। और ये आपको मिट्टी में फ्री लिविंग स्टेट में मिलता है, फ्री लिविंग इन रूट इकोसिस्टम, रूट इकोसिस्टम, पौधों के जो पौधे लगे होते हैं उनमें जड़ है, जड़ के चारों तरफ मिट्टी है, तो मिट्टी में जड़ों के साथ में ये आपको दिख जाएगा ट्राइकोडर्मा। तो ये करता क्या है, कोई पौधा लगा है, ठीक है, सब में नहीं होता, इसलिए लिखा देखिए सेवरल, पौधा लगा, उसकी जो जड़ें हैं, जड़ों के आसपास मिट्टी है, उस मिट्टी में हानिकारक इंसेक्ट हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं जो पौधों की जड़ को खराब कर सकते हैं,
तो वहां पर ये देखने को मिलेगा, ये क्या करेगा, उन हानिकारक जीवों को मारेगा जो पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबको नहीं मारेगा, सेवरल लिखा है, ठीक है, समझ में आया। तो याद रखना है कि ये फ्री लिविंग अवस्था में है, रूट के साथ फ्री लिविंग, चिपका नहीं रहता है, मिट्टी में रहता है। एक होता है सिम्बायोटिक जो पौधे के साथ अटैच होता है, ये फ्री लिविंग है और बहुत सारे प्लांट पैथोजन को किल करता है, ठीक। ट्राइकोडर्मा। अगला देखिए बैक्यूलोवायरस, 4 नंबर में एक वायरस भी है, बैक्यूलोवायरसेस। बैक्यूलोवायरसेस क्या है, आपने बैक्टीरिया पढ़ लिया बायो कंट्रोल एजेंट में, आपने इंसेक्ट पढ़ लिया, आपने फंजाई देख लिया कि फंजाई कैसे दूसरे इंसेक्ट को मारती हैं। अब क्या है, ये वायरस है, ये दूसरे इंसेक्ट को ये भी मारेगा। तो आप एक चीज यहां देखे होंगे, केवल हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, इंसेक्ट को तो मार रहे हैं, चाहे बैक्टीरिया से मरवाया उसको, चाहे इंसेक्ट से किल कराया, चाहे फंजाई से किल कराया, और चाहे किससे है, वायरस से किल करा रहे हैं। बैक्यूलोवायरस किस जीनस से बिलोंग करते हैं, एक ग्रुप है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, एक जीनस है, लिखेंगे बिलोंग्स टू न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये एक जीनस है, ठीक है, ये क्या है, जीनस, इस जीनस से बिलोंग करते हैं, इस जीनस के अंडर में ये वायरस आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये वायरस जो हैं इनकी एक खासियत है कि ये स्पेसिफिक होते हैं, तो स्पेसिफिक तो सभी हैं, हर बायो कंट्रोल एजेंट एक पर्टिकुलर चीज को तो मारता है, तो सबके लिए नहीं बना है ना कि एक आप एक चीज सबको, हर इंसेक्ट को नहीं मारेगी ना, तो स्पेसिफिक होते हैं और नैरो स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ जो बुक ने लिखा है कोई खास बात नहीं लिखा, आप मैं समझा दे रहा हूं, ये क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब एक विशेष स्पीसीज के इंसेक्ट को ही एक किल करेंगे, ठीक। और दूसरा क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम, इसी को क्या बोलेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम है, मतलब इनका क्षेत्र सीमित है, यहाँ हिंदी में लिख दे रहा हूं, क्षेत्र क्या है, सीमित है। जैसे देखिए, लिख लीजिए इसको, एंटीबायोटिक जो आती हैं 2 तरीके की होती हैं, एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो। कुछ एंटीबायोटिक पर्टिकुलर बीमारी पर काम करती है, उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, उसका इदारा सीमित है, एक पर्टिकुलर बीमारी को ही वो ठीक करेगी। कुछ एंटीबायोटिक हैं हर बीमारी में ही चला लीजिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उनका दायरा काफी बड़ा होता है, वो हर तरीके के पैथोजन को लगभग किल कर सकती हैं, ठीक है। ऐसे ये हैं, थोड़ा सा जितने भी आप बायो पेस्टिसाइड पढ़ रहे हैं उन सब में सबसे सीमित दायरा किसका है, तो इनका है, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्पीसीज को ही टारगेट करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को ही टारगेट करते हैं। जैसे इंसेक्ट में ही अगर एक कीड़ा है तो उसमें भी बहुत सारी स्पीसीज हो सकती, वैरायटी होगी, ठीक है। तो स्पीसीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है इनका। और एक चीज और लिखा गया है, किसको अटैक करेगा ये, तो पूरे में पढ़ क्या रहे हैं, इंसेक्ट, किसको मारा जा रहा है, इंसेक्ट को। तो इंसेक्ट किससे बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, तो वही लिखा हुआ है, इट किल द इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट के अलावा भी जो और आर्थ्रोपोड होते हैं फाइलम में उनको किल कराएगा, ठीक है। एक लाइन है आईपीएम, आईपीएम जानते हैं क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम। इंटीग्रेटेड का मतलब समन्वय, अगर किसी भी चीज में आप क्या है, बैलेंस बना के चल रहे हैं एकदम, ठीक है। इंटीग्रेशन का तो मतलब होता है कई चीजों को इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना, ठीक। तो आप पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, पेस्ट को मैनेज कर रहे हैं आप, पेस्ट को खत्म नहीं किया हमने बायो पेस्टिसाइड से इंसेक्ट को पूरी तरीके से नहीं मारा, उनको उस हद तक मारा है कि वो थोड़े से बचे रह जाए, मर भी जाए। लाठी भी, वो जो सांप कहावत है क्या है, वो
सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वही सिस्टम इसमें भी है, ठीक है। इंसेक्ट भी मर जाएगा और उनकी संख्या भी बरकरार रहनी चाहिए। तो उसी को बोलते हैं पेस्ट का मैनेजमेंट कराना। और इंटीग्रेटेड का मतलब है कि समन्वय, संतुलन के साथ में, ठीक है। कई चीजों का सहारा लिया जाता है, बहुत सारी जानकारी इसमें आपको चाहिए पेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये अगर कहा जाए कि इसमें करते क्या है, तो इसमें वही है, बायो पेस्टिसाइड यूज करेंगे, इसमें केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज करते हैं। IPM एक प्रोग्राम है जो व्हेन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बीइंग ट्रीटेड एंड द बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व्ड एट द ओवरऑल इंटीग्रेटेड। हाँ देखिए, इसमें उन्होंने लिखा है कि इसमें करते क्या है, हम जो ऐसे इंसेक्ट को नहीं मारेंगे जो हमारे लिए फायदा कर रहा है। बेनिफिशियल इंसेक्ट को हम किल करने के कभी सोचेंगे नहीं, हम उस इंसेक्ट को मारेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल है या प्लांट के लिए हार्मफुल है, ठीक है। चुन चुन के मारा जाएगा, सबको नहीं है, ठीक। तो क्या किल करते हैं हम लोग, हार्मफुल, नॉट किल द बेनिफिशियल इंसेक्ट को किल नहीं करेंगे। ये हो गया, यहां तक फिनिश हो गया ये। अगला जो क्या है, माइक्रोब्स एज द बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक पढ़ना है, ठीक। तो इसमें ये जानते हैं, पूरे में आपको ध्यान का रखना है, यही वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना है। अगला है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब का यूज फर्टिलाइजर, माइक्रोब का यूज जैव उर्वरक के रूप में करना। तो आपने देखा कि केमिकल जो फर्टिलाइजर होते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। क्या नुकसान करते हैं भाई, सब बता दिया मैंने, ठीक है। तो केमिकल का नुकसान क्या है। बायो फर्टिलाइजर क्या है, इसमें हम केमिकल यूज नहीं करेंगे, खेती में उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर। अब देखिए थोड़ा सा कुछ लाइनें अगर इसमें लिखी उनको समझा के नहीं, सीधे मैं इस पर आ जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, माइक्रोब्स एज द बायो फर्टिलाइजर। हाँ, ठीक है, राइजोबियम ये हो गया। एक लाइन लिखा है कि बायो फर्टिलाइजर जो है वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी को केमिकल भी बढ़ाते हैं, लेकिन ये नुकसान नहीं है, उनका क्या है, हार्म है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा कि इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या आप करेंगे, बढ़ाएंगे। अब क्या क्या चीजें हम प्रयोग करते हैं, तो एक चार्ट बना लीजिए इसको, क्या क्या चीजें प्रयोग की जाएंगी बायो फर्टिलाइजर में। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, देखिए इसके एग्जाम्पल समझिए। पहला एग्जाम्पल क्या है, हम बैक्टीरिया ले सकते हैं बायो फर्टिलाइजर में। आप क्या ले सकते हैं, बैक्टीरिया भी बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, ठीक। दूसरा है फंजाई भी बायो फर्टिलाइजर का काम करती है, सारी नहीं है बताएंगे। और कुछ क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो ये तीन चीजें ध्यान रखना है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये तीन चीजें हैं जो बायो फर्टिलाइजर का काम करेंगी, जैव उर्वरक के तौर पे यूज किया जाएगा, ठीक। अब देखिए कौन कौन से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दो टाइप के हैं। वो बैक्टीरिया सिम्बायोटिक भी हो सकता है, सिम्बायोटिक, और ये नॉन सिम्बायोटिक भी हो सकता है। नॉन सिम्बायोटिक है तो इसका मतलब जानते हैं, फ्री लिविंग है। अरे भाई जो पौधे के साथ नहीं जुड़ा है वो स्वतंत्र है मिट्टी में, इसी को क्या बोलते हैं, फ्री लिविंग है। सॉइल में फ्री लिविंग रहेगा। और ये सिम्बायोटिक रहेगा प्लांट के साथ में। सिम्बायोटिक में भी दो टाइप है, कि वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है कि नॉन लेग्यूमिनस के साथ में है, ठीक है। लेग्यूमिनस के साथ में है कि नॉन लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस। अब आपने एक चीज पढ़ा है, राइजोबियम पढ़ा है 11th वाले में। राइजोबियम कहाँ आएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया दाल वाले पौधों की जड़ों में, गांठों में रहता है, रूट नोड्यूल में, और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एक चीज और समझिए,
नाइट्रोजन को ना तो हम यूज करते हैं, ना कोई पौधा डायरेक्ट, कोई भी पौधा धरती पर नहीं है जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में इस्तेमाल कर सके। क्यों नहीं? क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, अक्रियाशील है, ठीक है, तीन बॉन्ड है इसके अंदर। इसको नाइट्रोजन के रूप में कोई पौधा यूज नहीं कर सकता है। लिख लीजिएगा, कैन नॉट यूज्ड डायरेक्टली, कोई प्लांट इसको डायरेक्टली बाय प्लांट के द्वारा यूज नहीं होगी ये। तब पौधा नाइट्रोजन को कैसे यूज करेगा? तो जितने भी पौधे हैं ये नाइट्रोजन को या तो अमोनियम के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, या तो नाइट्रेट या नाइट्राइट या ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में, ठीक है। हाँ, इसको नाइट्रोजन जो यूज की जाती है वो होती है अमोनियम के रूप में, या NO2 या NO3 या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक चैप्टर हट गया है बुक से, वो है मिनरल न्यूट्रिशन। उस चैप्टर में दिया गया है कि जो दाल वाले पौधे होते हैं, दाल वाले पौधे, वो जब उनके अंदर एक रहता है बैक्टीरिया। क्या रहता है? बैक्टीरिया। वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में बदलता है? बताएंगे किस में बदलता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस रूप में कन्वर्ट करता है? पहले नाइट्रोजन को लेके वो अमोनिया बनाता है, NH3, NH4 नहीं बनेगा, पहले NH3 बनेगा। एक नाइट्रोजन से 2 अमोनिया बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन एटम है, तो कितने अमोनिया बनेंगे? 1 से 2 अमोनिया, ठीक है। फिर वो अमोनिया से बनेगा अमोनियम आयन, और फिर अमोनियम आयन से क्या बनेगा प्लांट की बॉडी में? ये सब प्लांट की बॉडी में क्या बनेगा? अमीनो एसिड्स बनेंगे, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटरेट, पायरुवेट, ये सब अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमीनो एसिड से प्रोटीन बन जाती है। समझ में आया? तो इसलिए लिखा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंफ्यूज मत करिएगा। ये तो सब जान रहे हैं कि नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिख लेंगे अमीनो एसिड्स बनते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होती है। वो नाइट्रोजन कहां से आया? एनवायरमेंट वाली थी, ठीक है। तो सिम्बायोटिक हैं तो लेगुमिनस प्लांट के साथ भी रह सकते हैं और नॉन लेगुमिनस। तो लेगुमिनस में आप पढ़ते हैं राइजोबियम। कौन सा पढ़ते हैं लेगुमिनस में? राइजोबियम। एग्जाम्पल है राइजोबियम। राइजोबियम इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और कोई है सिम्बायोटिक में? बताओ जी कोई, राइजोबियम के अलावा और कोई? हाँ, माइकोराइजा फंगस में है, बैक्टीरिया नहीं है वो। मैं बैक्टीरिया पढ़ा रहे हैं कि राइजोबियम में बैक्टीरिया है, पल्स के साथ रहेगा। नॉन लेगुमिनस प्लांट में क्या है? फ्रैंकिया है। ये 11th क्लास का सिलेबस में है। फ्रैंकिया, फ्रैंकिया क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कहाँ रहता है? सिम्बायोटिक तो है, दूसरे प्लांट के अंदर रहेगा, लेकिन वो प्लांट लेगुमिनस नहीं है, लेगुमिनेसी फैमिली से संबंधित नहीं है, नॉन लेगुमिनस है। और एग्जाम्पल क्या है? अल्नस। अल्नस, अरे बैक्टीरिया का नाम है फ्रैंकिया, कहाँ रहेगा? इन अल्नस। अल्नस क्या है? नॉन लेगुमिनस प्लांट। मतलब गांठ इसमें भी बनेगा। देखिए, लेगुमिनस प्लांट की जड़ों में गांठें बनती हैं, कौन बनाता है? यहाँ इसमें राइजोबियम रहेगा। और नॉन लेगुमिनस प्लांट की रूट में जो नोड्यूल बनेगा उसमें कौन रहेगा? फ्रैंकिया। उस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? अल्नस। और यहाँ प्लांट का एग्जाम्पल क्या होगा? अरहर, चना, मटर, कुछ भी लिख दीजिए। तो गांठ दोनों जगह क्या है? वो सिम्बायोटिक है, नाइट्रोजन को साथ में रह करके फिक्स करेगा। और नॉन सिम्बायोटिक का मतलब ये इस केस में बैक्टीरिया मिट्टी में रहेंगे स्वतंत्र रूप से, और मिट्टी के अंदर वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे पौधे के लिए, पौधे के साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या आएगा बताएंगे? अजोटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर है, और बेजरिंक है, बेजरनिक। ये नॉन सिम्बायोटिक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। समझ में आया? बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, उसके बदले बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है बताएंगे? बैक्टीरिया जड़ के अंदर रहता है, दाल वाले पौधे के अंदर बैक्टीरिया है, फायदा पहुंचा दिया प्लांट को, उसके बदले उसको क्या मिला? बैक्टीरिया को क्या मिला?
भाई यहाँ तो वो पौधे का साथ में नहीं है, यहाँ तो जो है पौधे से दूर है ना, मिट्टी में है वो, तो उसने तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया, पौधे को चली गई, लेकिन यहाँ तो पौधे के साथ में है, तो साथ में तो कुछ तो फायदा लेगा, तो साथ में क्या फायदा लेता है वहां वो, बताओ जी, क्या फायदा लेता है? रहने की जगह मिलती है पौधे पर, और क्या मिलता है? और भी कुछ है ना, न्यूट्रिशन मिलेगा, अरे रूट नोड्यूल में भोजन खींचेगा वहीं से, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे, ये जो राइजोबियम है ये क्या करेगा, ये टेक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लेगा फ्रॉम प्लांट, प्लांट से, ठीक है, न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या है, शेल्टर, शेल्टर का मतलब शरण लेगा, ये दो बेनिफिट लेता है ये। सिम्बायोटिक के मतलब ही होता है साथ साथ में रहना, दोनों को फायदा मिलना। फंजाई देख लीजिए, हो गया ये। फंजाई को आगे देखिए यहां पर आप, फंजाई, तो फंजाई जो है याद रखिए, फंजाई सिम्बायोटिक वे में रहती है, फ्री लिविंग फंजाई कभी कोई काम की इसमें नहीं है, फंजाई हमेशा प्लांट के साथ रहेगी। फंजाई में आप माइकोराइजा पढ़ते हैं ना, माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है, एक संबंध है, सिम्बायोटिक संबंध, ये है सिम्बायोटिक रिलेशन है, रिलेशन किसके बीच में है, फंगस और हायर प्लांट, और जो पौधे हैं उनके बीच में है। फंगस और पौधे के बीच का संबंध क्या होता है, माइकोराइजा। किस पौधे के साथ फंगस लगा रहेगा, एग्जाम्पल है पाइनस का रूट, जड़ों में रहेगा, रूट के साथ में, ऊपर नहीं रहता माइकोराइजा, माइकोराइजा मिट्टी में जड़ों के साथ में रहेगा, जड़ के ऊपर रहेगा या जड़ के अंदर भी हो सकता है फंगस, ठीक है। अच्छा पहले ये समझ लीजिए कि माइकोराइजा में दोनों को फायदा कैसे पहुंचता है, हालांकि ये इकोलॉजी में समझा देंगे आपको, इकोलॉजी में लास्ट में है, ये वहां समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, कि माइकोराइजा क्या करते हैं। दो टाइप का माइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा और इंडोमाइकोराइजा। कौन सा वाला, एक्टो और इंडो, इतना लिख लीजिए। माइकोराइजा दो टाइप के हैं, एक एक्टोमाइकोराइजा है, माइकोराइजा, और दूसरा क्या है, एंडोमाइकोराइजा। बाकी अगर लिखा होगा तो वही समझा देंगे, वहां एक बार बताना है हमको सिम्बायोटिक में इसको, ठीक। तो फंगस हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल लिखा है कि कौन सा फंगस रहता है भाई, फंगस है बहुत सारे, तो ग्लोमस एक फंगस है, ग्लोमस, वो जो है पौधे के जड़ों के साथ में रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, ग्लोमस, ये ध्यान रखना आपको, ये फंगस का नाम है, ठीक है, ग्लोमस। यही माइकोराइजा में आपको मिलेगा, ठीक, समझ में आ रहा है। और कुछ नहीं ना, और कुछ आगे समझाना, इसलिए मैं आपको आगे नहीं बता रहा हूं इसमें ज्यादा, कि ये दोनों के डिटेल में बताना चाहता था, लेकिन वो फिर वहीं से बता देंगे, ठीक है। तीसरा कौन सा है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पर आ जाइए, इस पर देखिए, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं दो तरीके से। पहला क्या है, ये भी सिम्बायोटिक वे में है, सिम्बायोटिक, और दूसरा क्या है, नॉन सिम्बायोटिक, ठीक है, मतलब फ्री कंडीशन में भी और फिक्स। एक लाइन बुक में लिखा है कि साइनोबैक्टीरिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको वाटर में भी मिलेगा और टेरेस्ट्रियल, दे आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इन नेचर, समझते हैं। हरी नीली शैवाल कहाँ पड़ते हैं, तालाब में मिलती है, नहीं मिलती है, मिलती है ना पॉन्ड में। ब्लू ग्रीन एल्गी और कहाँ मिलेगा, टेरेस्ट्रियल का मतलब समझते हैं, जमीन पर भी मिलेगा। जमीन पे कैसे मिलेगा, धान के खेत में आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में, धान की जब खेती की जाती है, रुपाई, उसके बाद हरा हरा पूरा दिखता है धान, जहाँ धान के चावल के पौधे लगे रहते हैं उनके बीच की जमीन देखिए हरी हरी दिखती है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो कर गया। कहाँ से आए, एयर के स्पोर आ गए, उनके एयर से आ गया, ठीक है। टेरेस्ट्रियल भी है, कुछ पौधे हैं साइकस है, उनके अंदर है, रूट के अंदर है, ठीक है। और टेरिडोफाइटा होता है, कैजोला नाटा फर्न है, उसके साथ में रहेगा, ठीक। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि साइनोबैक्टीरिया जो है ये आपको एक्वेटिक भी होते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों हैं, टेरेस्ट्रियल दोनों वैरायटी के साइनोबैक्टीरिया हैं,
ब्लू ग्रीन एल्गी, समझ में आया। अब ये सिम्बायोटिक भी रह सकती है प्लांट के साथ में भी या अकेले फ्री लिविंग में। सिम्बायोटिक में देखिए, सिम्बायोटिक में आप समझिए एक है अजोला, अजोला पिन्नाटा, या अच्छा इसके एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं। नॉस्टॉक बुक में जो लिखे हैं, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल, नॉस्टॉक, एनाबीना, एनाबीना और एसिलिटोरिया, ऑसिलिटोरिया, ये 3 एग्जाम्पल हैं जो साइनोबैक्टीरिया के हैं, समझ आया। अब ये तीनों एग्जाम्पल दोनों के अंदर में आएंगे। ये नॉस्टॉक सिम्बायोटिक भी हो सकता है और नॉन सिम्बायोटिक, एनाबीना सिम्बायोटिक में भी रहता है और नॉन सिम्बायोटिक, दोनों जो है ये तीनों एग्जाम्पल दोनों के अंडर में आते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक में क्या है, एनाबीना, एनाबीना अजोली, अजोली, एनाबीना अजोली क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है, कहाँ रहेगा, एक फर्न है, एक टेरिडोफाइटा होता है, उसका नाम क्या, अजोला पिन्नाटा। अजोला क्या है, एक टेरिडोफाइटा, एक फर्न है, उसकी पत्तियों में ये रहता अंदर ये, और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये एनाबीना अजोली क्या कहाँ रहेगा, एन अजोला फर्न, अजोला, अजोला क्या है, एक फर्न है, फर्न सब जानते हैं क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा। इसी तरीके से एनाबीना, एनाबीना साइकेडी, साइकेडी IAE, ये कहाँ रहेगा, साइकेडी साइकस में रहेगा। साइकस की जो जड़ें हैं, पढ़ा ना साइकस, पढ़ा है, साइकस में कोरोलाइड रूट रहती है, उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है, ठीक है। तो ये इसलिए साइकेडीज का नाम है, ये एनाबीना का स्पीशीज साइकेडी है, ये आपको इन साइकस रूट में मिलेगा, कोरोलाइड रूट, कोरोलॉइड रूट में मिलेगा। तो ये दो आपके क्या हो गए, सिम्बायोटिक। और नॉन सिम्बायोटिक में क्या है, पौधे के साथ नहीं चिपके रहेंगे, पौधे के अंदर नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, ये स्वतंत्र रहेंगे। इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसमें भी नॉस्टॉक आएगा, एनाबीना इसमें भी आएगा, ठीक है। और एक आता है ओलो, ओलो सूरिया, SURIA, ये लिख लीजिएगा, AULOSORIA, ओलो सूरिया बोलते हैं। धान के खेत में रहते तो तीनों हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राइस के फील्ड में, या पैडी, पैडी क्या होता है, धान, तो पैडी के फील्ड में तीनों रहते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन इन राइस फील्ड, ये सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ये आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया और ये फंजाई हो गया, अजोटोबैक्टर, ग्लोमस बता दिया। हाँ, इसमें एक चीज और है, फंजाई वाले में एक चीज और समझिए, कहाँ गया फंजाई, ठीक है, ये फंजाई नहीं, आगे चला गया, एक इसके आगे वाला, ये देखिए माइकोराइजा में एक चीज और समझना है। जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ की जड़ें हैं, ठीक है, इन जड़ों के साथ एक फंगस चिपका हो रहता है, उस फंगस को क्या बोलते हैं, जैसे ग्लोमस फंगस का नाम है, और ये दोनों का जो संबंध है, उस संबंध को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा है, ठीक। तो जैसे ये फंगस लगा हुआ है, ये फंगस देखिए, अब ये फंगस क्या करता है, करेगा क्या, आखिर क्यों लगा है यहाँ पर, पेड़ की जड़ के चारों तरफ क्यों चिपका हुआ है, चिपका इसलिए क्योंकि पौधे को फायदा करना, फायदा क्या करना है, ये फंगस मैं लिख रहा हूं, जो फंगस है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब फास्फोरस, फास्फोरस एंड अदर न्यूट्रिएंट, और कुछ अदर मिनरल्स को फ्रॉम सॉइल, सॉइल से, एंड ट्रांसपोर्ट टू प्लांट, मतलब पौधे को मिट्टी से क्या प्रोवाइड करा रहा है, ये न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट में कौन सा है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या प्रोवाइड कराता है, फास्फोरस, फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है माइकोराइजा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, जरूर अंडरलाइन करिएगा, इंक्रीज द फास्फोरस यूटिलाइजेशन फॉर द प्लांट, ठीक। अच्छा एक चीज बताइए, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या प्लांट फास्फोरस नहीं यूज कर पाएगा, हाँ,
जैसे हमारी आंतों में अगर माइक्रोविली ना रहे तो क्या खाना अवशोषित नहीं होगा? अवशोषित होने के लिए माइक्रोविलाई जिम्मेदार हैं, होगा, कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जड़ हैं, जड़ के ऊपर जब ये पूरा पूरा शाख फैल जाएगा जड़ के, जैसे ये है, इसी के ऊपर कोई भी चीज लेप कर दीजिए बढ़िया से तो सरफेस एरिया कम है अभी, और कुछ लपटा दीजिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा। और ऐसी चीज लपट जाए जिसमें शाखाएं भी निकली हों। फंगस क्या है, पूरा माइसीलियम फैला होता है, हर तरफ से खींच खींच करके लेके आएगा, पौधे को देगा, नहीं तो पौधा बेचारा ऐसे रूट है, उसको कितना खींचेगा ये। तो इंक्रीज करता है फास्फोरस एब्जॉर्प्शन को। दूसरा क्या करता है फंगस, मिट्टी में जो पैथोजन होते हैं, जो नुकसानदायक पैथोजन हैं, ठीक है, माइक्रोब हैं, उनको क्या करता है, ये मार देता है। किल द रूट बोर्न पैथोजन, जो जड़ों को नुकसान कर सकते हैं। तो किल रूट बोर्न पैथोजेंस इन सॉइल, मिट्टी में जो जड़ें हैं उनके पास जितने कीटाणु हैं उनको मारेगा। ठीक है, और तीसरा क्या है कि ये पौधे को सैलिनिटी का मतलब अगर कहीं नमक ज्यादा है किसी मिट्टी में, या कहीं से इसमें साल्ट बढ़ गया मिट्टी में, तो पौधा मर सकता है, उससे बचाएगा पौधे को, और सूखे से बचाएगा, ड्रॉट से। ठीक है, तो प्रोटेक्ट द प्लांट, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ड्रॉट एंड सैलिनिटी। ये बुक में अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो बताया साइनोबैक्टीरिया, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, की छोटी छोटी लाइनें सब भूल जाते हैं। समझ में आया? इतना आप देखिए बुक में जो मैंने अंडरलाइन करा, तो के बाद आप कुछ को जरूरत नहीं पढ़ने की, क्योंकि सब बकवास लिखा हुआ है, वो आना नहीं है। ठीक है, बाकी 4 लाइनें जो मैं समझा दिया है, जो 4 लाइनें लिखी गई हैं आगे ना, वो हम आपको बता चुके हैं कि बायो फर्टिलाइजर का फायदा लिखा गया क्या है, क्या बेनिफिट है केमिकल फर्टिलाइजर से उसका। ठीक, आगे इसका चैप्टर हो गया फिनिश। एक चीज और बच्ची है, देखिए इस बुक में पिछला चैप्टर है ना, ये कौन सा है, स्ट्रेटजीज एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, पिछला चैप्टर जो हट गया है, उस चैप्टर में एक टॉपिक दिया है सिंगल सेल प्रोटीन, उस टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पूछा। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पूछा है पिछले चैप्टर में, वो भी क्या है, एक माइक्रोब है। इस चैप्टर में हम लोग बेनिफिशियल माइक्रोब को पढ़ रहे हैं, जो माइक्रोब हमारे लिए फायदेमंद हैं या पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, कैसे बनती है, माइक्रोब से बनती है, उसको यहाँ पढ़ना है। पिछले चैप्टर में क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। सिंगल सेल प्रोटीन, ये चैप्टर डिलीट हो गया है इस यूनिट से, उसमें था ये। बताइए प्रोटीन हमको कहां से मिलती है, तो बता दो कहां से मिलती है। चिकन से मिलती है, अंडे से मिलती है, और कहां से मिलती है और बताएंगे? हाँ, मुर्गे से, लेग पीस से, और बहुत सारी चीजों से, प्लांट से, दाल है, और जो है बहुत सारी चीजें प्रोटीन। वो प्रोटीन का जो सोर्स है इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के हिसाब से इन फ्यूचर कभी कम पड़ सकता है। समझ में आया? अगर ध्यान नहीं रखा गया, अगर कंट्रोल नहीं किया गया, तो लोगों का पेट भरने के लिए प्रोटीन सफिशिएंट नहीं होगी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पैदावार उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो एक अल्टरनेट खोजा गया, एक विकल्प प्रोटीन का खोजा गया है, वो क्या, सिंगल सेल। ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, लिखेंगे क्या है ये, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल है, अगर वो नहीं है तो ये है अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक विकल्पीय स्रोत है। अब ये प्रोटीन माइक्रो बैक्टीरिया बनाता है। अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा ना कि बैक्टीरिया हमारे लिए प्रोटीन बनाते हैं, अपने लिए तो बनाते हैं, इनके द्वारा बनी हुई प्रोटीन को हम लोग और जानवर प्रयोग करते हैं। अब सोचिए, ठीक है,
तो ये प्रोटीन कहां से बनती है? प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। ये कौन बनाएगा? माइक्रोब्स बनाएंगे, ठीक। इसलिए बोलते हैं सिंगल सेल, क्योंकि ये प्रोटीन ज्यादातर कौन से माइक्रोब बनाएंगे? भाई माइक्रोब में कहेंगे सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, होता कि नहीं होता है? बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंगल सेल। और बताइए, और प्रोटोजुआ सिंगल सेल है, लेकिन प्रोटोजुआ तो यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर। एक फंजाई छोड़ दीजिए, ईस्ट, बाकी सब मल्टी सेलुलर हैं। तो जहां और साइनोबैक्टीरिया क्या है? ग्लोबिन एल्गी है नहीं, वो भी सिंगल सेल वाला, ठीक। ये जितने भी प्रोटीन है ये ज्यादातर किससे मिलता है? सिंगल सेल से, लेकिन कुछ किससे मिलेगा? मल्टी सेलुलर से भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबके सब ये सिंगल सेल वाले जीवों से मिलता है, ये कुछ बहुकोशिकीय जीवों से भी मिलेगा, लेकिन ज्यादातर सिंगल सेल से है, इसलिए इसका नाम क्या है? SCP, ठीक है। मोस्टली कहां से मिलेगा? मोस्टली नहीं लिख दे रहे हैं, मोस्टली बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ज्यादातर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है वो देख लीजिए, इसमें नाम देखिए। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हैं जो, सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंगल सेल। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके नाम क्या है? मिथाइलोट्रोपस, याद रख लीजिए, मिथाइलोफिलस, ये एक ही बैक्टीरिया का नाम है। ये जीनस है और वो स्पीशीज है, ठीक है। ये जीनस है और वो स्पीशीज है, ठीक। एक तो ये हो गया बैक्टीरिया, इससे मिलेगा सिंगल सेल प्रोटीन। अभी आपको इतना ही समझ में आ रहा होगा ये प्रोटीन, एक छोटा सा बैक्टीरिया कैसे इतनी प्रोटीन बना देगा कि हम उस पर डिपेंड हो जाएंगे, अभी देखिएगा, ठीक। दूसरा देखिए, कुछ फंजाई होती हैं जो क्या करती हैं? ये प्रोटीन बनाती हैं, आप नाम कोई जरूरत नहीं है, ठीक। साइनोबैक्टीरिया, ग्लोबिन एल्गी, इसमें याद रखिए स्पाइरुलिना एक साइनोबैक्टीरिया है, जो आपने पढ़ा किसमें? प्लांट वाले किंगडम में, ठीक है। इससे सिंगल सेल प्रोटीन बनती है, ये कोशिकीय साइनोबैक्टीरिया, ठीक। और क्या बच्चा? एक बच्चा एल्गी से भी मिलता है, और वो सिंगल सेल वाली एल्गी है, ठीक है। एल्गी कौन सी एल्गी है? ग्रीन एल्गी है, वो है ग्रीन एल्गी, ठीक है। ग्रीन एल्गी, नाम क्या है इसका, कोई बताएगा? हाँ, स्पेस ट्रेवलर एक एल्गी को ले जाते हैं, इसका नाम क्या है? हाँ, जोर से बोलेंगे, क्या है? क्लोरेला, हाँ, जिससे क्लोरेलिन एंटीबायोटिक बनती है, ठीक, वेरी गुड, क्लोरेला। ये जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं, इस एल्गी को अपने साथ ले जाते हैं, ऑक्सीजन का सोर्स है ये, ठीक है। ये इतने ऑर्गेनिज्म है जिनसे हमको क्या मिलेगा? सिंगल सेल प्रोटीन मिलेगी, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? ये अच्छा, ये बनती कैसे है? माइक्रोब अकेले नहीं बनाएगा, माइक्रोब को ग्रो कराया जाता है। जैसे बीज को मिट्टी में ग्रो कराते हैं, खेती कराते हैं, तब ऐसे ये माइक्रोब को कहाँ ग्रो कराया जाएगा? तो जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, भाई माइक्रोब कहाँ ग्रो कराएंगे? तो हम ग्रो कराएंगे सीवेज, जो कचरा है, उसी कचड़े को लेंगे, उसी के ऊपर माइक्रोब को ग्रो करा देंगे, ठीक है। सीवेज के ऊपर आप ग्रो करा सकते हैं, और किसके ऊपर में है? जो इन्वायरमेंट का जितना भी पॉल्यूशन है, ठीक है, जितना भी पॉल्यूटेंट चीजें हैं जिससे पॉल्यूशन होता है, वो सारी चीजें इसके रॉ मटेरियल। आप लिख सकते हैं वेस्ट ऑफ पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट। जो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, जहां चिप्स वगैरह बनते हैं, अंकल चिप्स और दुनिया की चिप्स, ठीक है, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसमें पोटैटो रहता है, थोड़ा बहुत कि नहीं रहता, आखिर पोटैटो से तो बन रहा है सब, ठीक है। तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें स्टार्च है, पोटैटो में, स्टार्च के ऊपर ग्रो कर जाएगा बैक्टीरिया। सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर है, उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। और कहाँ ग्रो करेगा? ये दो चीज हो गया। और कोई? मोलेसिस, जो शीरा होता है, शुगर केन फैक्ट्री का जो शीरा निकलता है, मोलेसिस देखे हैं, जब ट्रेन से जाइए तो पूरा एकदम बदबू करता है एरिया,
कभी देखे नहीं, सुने हैं? यहाँ से लखनऊ जाएंगे तो जो वाल्टरगंज चीनी मिल है, जब आगे बढ़ेंगे तो पूरा नाका एरिया कहाँ से आया? वो सीड़ा है। सीड़ा जो शुगर केन फैक्ट्री का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ब्लैक ब्लैक ऐसे फैला होता है पटरी के किनारे सब, वो मोलेसेस है। तो मोलेसेस वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके ऊपर भी ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो मोलेसेस है और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, फायदा क्या है बहुत जल्दी से देख लीजिए। एडवांटेज क्या फायदा है सिंगल सेल प्रोटीन का? तो देखिए, अगर आप एक छोटा सा प्लेट लीजिए, इतनी बड़ी प्लेट, खेती करेंगे तो एक बीघे में जितनी प्रोटीन आप नहीं निकाल पाएंगे, उतनी प्रोटीन एक थोड़े से प्लेट में माइक्रो को ग्रो करा करके आप निकाल सकते हैं। छोटी सी प्लेट में माइक्रो ग्रो कराएंगे तो बहुत ज्यादा प्रोटीन बना देंगे, उतनी प्रोटीन बना देंगे जितनी आप पूरा खेती करते रह जाइए। तो ऐसा क्या है उनके अंदर? क्योंकि माइक्रोब का रेप्लिकेशन फास्ट है, उनका डिवीजन फास्ट होता है, वो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं ना। आप खेत में पौधा लगा दिए, फसल लगा दिए, तो एक से आपको 6 महीना वेट करना पड़ेगा, तब अगला आएगा नंबर, दूसरे पौधे का नहीं आएगा। और एक आप माइक्रो ग्रो कराए हैं, वो जल्दी जल्दी 1 से 2 20 मिनट में 2 से 4 4 से 6 चल रहा है सिस्टम, 8 चल रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। जितने ज्यादा माइक्रोब उतना ही ज्यादा वो प्रोटीन बना बना करके आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, निकालते रहिए प्रोटीन वहां से। समझ में आया? तो प्रोटीन ये रिच सोर्स, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन बहुत थोड़ी सी जगह में हम ले सकते हैं, तो इसका ये बेनिफिट है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन हम यहाँ से ले सकते हैं इन वेरी लेस एरिया, बहुत छोटे से एरिया का मतलब एक लैब के अंदर, एक लैब में एक प्लेट में बहुत सारी प्रोटीन बना सकते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन भी बनेगा। ये प्रोटीन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, गुड क्वालिटी प्रोटीन, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है। और एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कचड़े के ऊपर बनाई जा रही है। पॉल्यूशन घट रहा है, इससे नहीं घट रहा है भाई। कचड़ा आप यूज कर रहे हैं, उसी कचड़े के ऊपर माइक्रोब को ग्रो करा दिया आपने, तो कचड़ा तो समाप्त हो गया, माइक्रोब खा लिए उसको। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम कचड़े को डालते थे तो कचड़ा माइक्रोब भी तो खाता था, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, यहाँ पर उस पूरे कबाड़े को ऊपर आप माइक्रोब ग्रो करा रहे, तो उसको क्या कौन खा रहा है? माइक्रोब खा के खत्म कर दिया और बदले में आपको प्रोटीन बना के दे दिया, तो पॉल्यूशन घट गया। तो रिड्यूस द पॉल्यूशन, रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को घटाएगा, क्योंकि ये ग्रो किसके ऊपर करता है? पूरे के ऊपर, पॉल्यूटेंट के ऊपर। और एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूरी साल प्रोटीन आप ले सकते हैं। ठीक है, होल ईयर प्रोटीन कैन ऑब्टेन। आप फसल कोई लगाएंगे, 6 महीने के बाद उस फसल को दोबारा नहीं लगा पाएंगे, अगली साल फिर लगाएंगे, उसी सीजन में लगाएंगे। इसमें सीजन का कोई फर्क नहीं है, कितना भी तूफान और कितना भी मौसम बिगड़ जाए, ठीक है, इधर से उधर कुछ भी हो जाए, कितनी गर्मी बरसात कुछ भी हो, लेकिन इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं। लैब में काम हो रहा है ना ये, तो इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस का कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ता है, लैब में काम करते हैं। ठीक है, ये इसका फायदा है। नुकसान भी है, जहां फायदा वहीं नुकसान भी होता है। ठीक है, नुकसान देख लीजिए, बढ़ा दें इसको। नुकसान क्या है? ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक्स ये है कि प्रोटीन कौन बनाया? जैसे आपने वैक्सीन पढ़ा था ना, वैक्सीन नहीं, इंसुलिन। जब जानवर से इंसुलिन लेते थे और मनुष्य में लगाते थे, एलर्जी कॉज हो सकती थी। ठीक है, ये भी यही चीज है। हम प्रोटीन किससे ले रहे हैं? पौधे से नहीं ले रहे हैं, एक कीड़े माइक्रोब से ले रहे हैं, जीवाणुओं से ले रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रोटीन ऐसी भी मिल सकती है जो हमारे अंदर एलर्जी कॉज कर दे। ठीक है, हार्मफुल, कभी कभी ये हार्मफुल भी हो सकता है बॉडी के लिए। है तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन कभी कभी बॉडी में रिएक्शन कर देती हैं। तो समटाइम क्या है? मे लिखा है, मे कॉज एलर्जी, ये एलर्जी कॉज कर सकती हैं कभी कभी। यही एक ड्रॉबैक है। दूसरा एक और ड्रॉबैक है कि सब नहीं बना सकते हैं घर में ये प्रोटीन। एक अनपढ़ गंवार
कोई आदमी है वो खेती कर लेगा, लेकिन सिंगल सेल प्रोटीन सबके बस की बात तो नहीं है, ठीक है। ये लैब में बनाई जाती है, समझ आया। तो सबके ये इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, नॉलेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, समझ आया। ये है सिंगल सेल प्रोटीन, माइक्रोब से मिलने वाली प्रोटीन, एनिमल के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी। अब आ जाए क्वेश्चन पर, 5 मिनट बताएंगे, 5 मिनट वो चैप्टर का क्वेश्चन में खत्म कर देता हूं, ठीक, ज्यादा देर नहीं लगना है। ये 2 ही पेज में था, जो बच्चा है माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर। अगली बार कौन सा चैप्टर चलाना चाहेंगे, अगली वाली यूनिट जो है लास्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बुरी यूनिट है, ठीक है। हाँ, देखिए बताते जाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया था, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये वाला भी कैटर, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। देखिए ये लिखा गया है, स्टेटमेंट बताएंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाई बीटी बैक्टीरिया कैन किल ओनली कैटरपिलर लार्वा। ये केवल कैटरपिलर के लिए बना है, सब सारे लार्वा को नहीं मारेगा और एडल्ट को भी किल नहीं करेगा। देखिएगा लिखा है कैन नॉट किल एडल्ट मॉथ, मॉथ को किल नहीं करता, एडल्ट को किल नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला सही है, और दूसरा अरे ओनली कैटरपिलर के लिए है ना, ये आप बुक में पढ़िए, पढ़ लीजिए थोड़ा सा लाइन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय कैन किल द ओनली कैटरपिलर लार्वा, बीटी कैन नॉट किल एडल्ट मॉथ। जैसे देखिए जो हालांकि ये बैक्टीरिया है, आपने पिछले बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा है, सुन लीजिए ध्यान से, जो कहना चाह रहे हैं मैं जान रहा हूं, ठीक है। वो ये है कि ये बैक्टीरिया कैटरपिलर भी, हालांकि पहला रॉन्ग होगा स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबके लिए, ये कई चीजों के लिए है, ये कई है। ये आपको जो कॉटन का जो प्लांट है जो नुकसान करता है उसको भी मारेगा टॉक्सिन, ठीक है। ये ब्रिंजल के लिए भी है, एनसीईआरटी में दिया है ना एक इस वाले चैप्टर में, तो ये कई चीजों के लिए सही कर रहे हैं। और ये कैन नॉट किल, ये भी सही, ये एडल्ट को किल नहीं करता है, तो ऊपर वाला। लेकिन इस वाले चैप्टर में आप एक लाइन पढ़ेंगे, पूरा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा लाइन को ही पढ़िए, तब थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ऐसे नहीं बढ़ जाएंगे इस चैप्टर पूरा क्वेश्चन पर, लाइन पढ़िए। हो सकता है कि हम ये मिस कर रहे हो, पढ़ेंगे लाइन, ये वाली लाइन पढ़िए कि कैन किल ओनली, क्या ये ओनली लिखा उन्होंने, मिला कोई, हाँ लार्वा ये नहीं लिखा ना, ओनली कैटरपिलर लार्वा ये नहीं लिखा ना, ठीक, वो छोड़ दीजिए स्पेसिफिक, जहां कैटरपिलर लिखा है उसकी आगे ओनली नहीं लगाया है ना, नहीं लगाया ना, ओनली कैटरपिलर नहीं लिखा ना, ये पढ़ लीजिए, तो कोई बात नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये केवल कैटरपिलर को ही किल नहीं करता है, हाँ ये कैटरपिलर को किल करता है, बटरफ्लाई का जो लार्वा है वो कैटरपिलर होता है, उसको किल करेगा, लेकिन ओनली जो लगा दिया ये रॉन्ग हो गया, ये वाला हो गया। एफाइड्स और मॉस्किटो और नेचुरल पेस्ट, सही सही है ना। लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई, एक को लेडी बर्ड खाएगा, एक को ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। हाँ ये ड्रैगन फ्लाई, इसको लेडी बर्ड ड्रैगन फ्लाई, ये लिखा ही है, दोनों संबंधित भी है, पूछा ही नहीं है, दोनों रिलेशन में एक दूसरे के, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है इसका। ये हो गया। एंटीबायोटिक हो गया था, एंटीबायोटिक वाला तो हो गया था उसी समय। आइडेंटिफाइड द प्रोडक्शन, ये भी हो गया था, ये वाला भी हो गया था, ये भी हो गया है। एक चीज जान लीजिए, इस क्वेश्चन को ना आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में रख लीजिए, रट डालिएगा इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर से। और एक पिछले चैप्टर में एक मैचिंग वाला सवाल कई बार आया है, मैचिंग वाला, ठीक है। जो मैचिंग वाले सवाल हैं उनको कौन कौन सी मैचिंग आती है, फिक्स रहती हैं, ये बता दिया मैंने।
फॉर द कमर्शियल सिट्रिक एसिड ये भी हो गया है। ये आइए ड्रैगन फ्लाई, किसको किल करेगा? गेट रिड ऑफ मॉस्किटो, गेट रिड ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। बेसिलस थ्रोंजिनेसिस, यहाँ 4 है वहां 5 है, ध्यान दीजिएगा, वहां 5 एक ऑप्शन वहां से हटेगा। बेसिलस थ्रोंजिनेसिस किस पर जाएगा? बायो कंट्रोल एजेंट सेवरल प्लांट गेट ये लेपिडोप्टेरोन पे, 4th वाले पे जाएगा। लेपिडोप्टेरोन वहां पर आता ना इस चैप्टर में। ग्लोमस, ग्लोमस क्या है? एक फंजाई, ठीक है। तो माइकोराइजा कहाँ दिया है? 5 नंबर माइकोराइजा में पढ़ा ना ग्लोमस को, ठीक है। एक फंजाई का कैटेगरी है ग्लोमस, तो हाँ ये इससे मैच करेगा। बैक्लोवायरस नैरो स्पेक्ट्रम, बचा कौन सा? ये फर्स्ट वाला किसके लिए है? फर्स्ट वाला किसके लिए है? ट्राइकोडर्मा फंगस में लिखा है ये लाइन कि ट्राइकोडर्मा फंगस कहाँ रहता है? मिट्टी में रहता है, और मिट्टी में जो पैथोजन होते हैं जड़ों के आसपास उनको मारता है, नेचुरली किल करता है, ठीक है। वहां है ये फ्री लिविंग। ये हो गया है। Which of the following biocontrol treat the plant disease? बताइए, पौधों में बीमारियां को रोकने के लिए कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट यूज करना है? ये तो फर्टिलाइजर है ट्राइकोडर्मा एक, हम बाकी तो ये सब क्या है? ये क्लोरेला है ही नहीं है इसमें कोई, ठीक है। तो आपने एससीपी में पढ़ा, अभी लैक्टोबैसिलस में नहीं है। कौन सा ग्रुप है जिसमें तीनों जो बायो कंट्रोल एजेंट में है? तीनों के तीनों क्या है? बायो कंट्रोल है। जहां नॉस्टॉक रहेगा, नॉस्टॉक नहीं, नॉस्टॉक एनाबिना तो बायो फर्टिलाइजर है। बायो कंट्रोल केवल मारने वाली चीजें हैं, पेस्टिसाइड हैं। बेसिलस, टोबैको मोजेक वायरस, एफाइड्स। एफाइड्स क्या है? ये तो ये मारेगा नहीं, ये खुद मरेगा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा ये तीनों आ गया, देखिए, है ना। ये फंगस है, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया हो गया, ये हो गया लैक्टोबैसिलस। ये बताएंगे आईपीएम, ये पेस्ट मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, बायो कंट्रोल एजेंट। इट शुड बी, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बायो कंट्रोल एजेंट? स्पीशीज स्पेसिफिक और सिम्बायोटिक होना चाहिए। सिम्बायोटिक बताएंगे, फर्टिलाइजर है वो सिम्बायोटिक भी हो सकता है और फ्री लिविंग भी हो सकता है, बायो फर्टिलाइजर। लेकिन कभी बायो पेस्टिसाइड, जैव कीटनाशक पौधे के साथ में नहीं रहता है, पौधे के साथ नहीं रहेगा वो, ठीक है। साथ रहेगा तो जानते नुकसान क्या होगा? जो अगर पौधा गया या कोई कीड़ा मरा तो उसके साथ तो वो भी खत्म हो जाएगा ना, तो उसके साथ नहीं रहते हैं। ये सिम्बायोटिक नहीं है, ये हट गया। फ्री लिविंग है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होता, नैरो होता है, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम सिम्बायोटिक, ये भी गलत। स्पीशीज स्पेसिफिक एंड इनएक्टिवेट ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, ये सही है। ये स्पीशीज स्पेसिफिक है मतलब नैरो स्पेक्ट्रम है, और क्या है? इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। ऐसे कीड़े जिनको हम टारगेट नहीं करते हैं, जिनको हम नहीं मारना चाहते हैं, उनके लिए इनएक्टिव है, उनके पर काम नहीं करेंगे। अरे भाई, जिसको हम मारना चाहते हैं उसी पर तो ये काम करेगा ना पेस्टिसाइड। जिसको नहीं मारना चाहते हैं उसके लिए क्या है? ये इनएक्टिव रहेगा, नॉन टारगेट को किल करते हैं। समझ में आ रहा? ये बताएंगे मेथेनोजेंस हो गया, ये हो गया ना मेथेनोजेंस, बायोगैस वाला हो गया होगा। बताएंगे बायो फर्टिलाइजर में कौन दोनों आप पेयर सही है? बायो फर्टिलाइजर में एस्परजिलस बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ठीक है। क्या मिलता है एस्परजिलस से? सिट्रिक एसिड। राइजोबियम, राइजोपस ने ब्रेड मोल्ड है, ये साइनोबैक्टीरिया राइजोबियम, यही सही है, ठीक है। तो अगले बार नेक्स्ट टाइम जो है उस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आएंगे, लास्ट यूनिट का, ठीक है।